हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय क्लास। डियर, आज का क्लास से हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 12 का फर्स्ट चैप्टर सॉल्यूशन। और हम लोग इस टॉपिक को यानी इस चैप्टर को सिस्टमेटिकली पूरे टॉपिक वाइज जो है कंप्लीट करने वाले हैं। और अगर आपको किसी भी तरह का क्वेश्चन इसमें से अगर पूछना होगा तो फिर आप हमें कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको अपने स्कूल के अकॉर्डिंग अगर किसी टॉपिक या किसी चैप्टर को आप पढ़ना चाहते हैं तो फिर आप हमें कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हैं। तो चलिए डियर, हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो डियर, स्टार्ट करने से पहले हम आपसे पर्सनली रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा अपने फ्रेंड लोग के साथ, अपने स्कूल में, अपने ट्यूशन्स में, हर एक फ्रेंड लोग के साथ अपनी ग्रुपिंग में इस वीडियो को शेयर करने की कोशिश कीजिएगा। तो चलिए डियर, स्टार्ट करते हैं। तो देख लीजिए, पहला चैप्टर है हम लोग का सॉल्यूशन। तो डियर, हम लोग की बॉडी में जो भी जितनी भी प्रोसेस होती है ना, वो हम लोग की बॉडी में एक सॉल्यूशन के लिक्विड सॉल्यूशन के फॉर्म में होती है। ठीक है, किस फॉर्म में होती है? लिक्विड सॉल्यूशन के फॉर्म में होती है। तो डियर, सबसे पहले देखते हैं सॉल्यूशन होता क्या है। ठीक है, देखिए, सॉल्यूशन होने के लिए हम लोग की दो चीज़ की ज़रूरत होती है। पहला होता है सॉल्यूट, फिर चाहिए सॉल्वेंट। और ये जब सॉल्यूट और सॉल्वेंट मिलता है तब इसको क्या देता है? सॉल्यूशंस देता है। क्या देता है डियर? सॉल्यूशंस देता है। ठीक है, इसका मतलब सॉल्यूट क्या हो गया? सॉल्यूट वो सब्सटेंस हो गया जिसको हम लोग सॉल्वेंट में डालते हैं। ठीक है, वो सब्सटेंस क्या हो गया? सॉल्यूट हो गया। और सॉल्वेंट क्या हो गया? सॉल्वेंट वो सब्सटेंस हो गया जिसमें कि सॉल्यूट जो रहता है डिजोल्व होता है। याद रखिएगा, सॉल्वेंट जो है वो सब्सटेंस है जिसमें सॉल्यूट जो है डिसॉल्व हो रहा है। ठीक है, यानी सॉल्वेंट इज द सब्सटेंस इन विच द सॉल्यूट इज डिसॉल्व्ड एंड सॉल्यूट इज द सब्सटेंस इन विच इज एडेड टू द सॉल्वेंट। यानी वो सब्सटेंस जिसको हम लोग सॉल्वेंट में डालते हैं तब ये क्या देता है? सॉल्यूशन देता है। और ये सॉल्यूट और सॉल्वेंट मिलकर क्या दे रहा है डियर? सॉल्यूशन दे रहा है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? दोनों का मास मिलाकर क्या रहता है? आपका सॉल्यूशन का मास रहता है। यानी सॉल्यूशन का कंपोनेंट क्या हो गया? The total component of the solute plus total component of the solvent is the component of the solution। समझ में आ गया? तो डियर, ये जो सॉल्यूशन होता है ना, अब एग्जांपल हम लोग देखते हैं सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट का। ठीक है, तो डियर, सॉल्यूट और सॉल्वेंट होता क्या है समझ लीजिए। जैसे कि हम लोग यहाँ पे चीनी लिए हैं, शुगर लिए हैं। ठीक है, अब कुछ हम लोग पानी इसमें ऐड डालते हैं। अगर मान लीजिए हम लोग शरबत बना रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे हम लोग क्या लिए? सॉल्यूशन, आपका शरबत बन गया। ठीक है, तो ये जब शुगर जो है वाटर में हम लोग ऐड करेंगे तो इस सॉल्वेंट है और ये क्या आपका सॉल्यूट है, ये इसके साथ घुल जाता है और क्या देता है? प्रोडक्ट सॉल्यूशन देता है, शरबत देता है। तो उस शरबत को हम लोग क्या कहते हैं? सॉल्यूशन कहते हैं। उस चीनी को क्या कहते हैं? सॉल्यूट कहते हैं। और उस सॉल्वेंट को क्या कहते हैं डियर? तो उस सॉल्वेंट को हम लोग क्या कहते हैं? वाटर कहते हैं। सॉल्वेंट क्या हो गया यहाँ पे? वाटर हो गया। ठीक है, और सॉल्यूट क्या हो गया? तो डियर, सॉल्यूट जो हो गया आपका शुगर हो गया, है ना, शुगर हो गया, ये सॉल्यूट हो गया। और ये जो शरबत हम लोग को मिला फाइनली, ये क्या है? आपका सॉल्वेंट है। ठीक है, याद रखिएगा। तो डियर, ये जो सॉल्यूशन होता है ना, ये दो तरह का होता है। सॉल्यूशन जो रहता है ये दो तरह का होता है। एक होता है आपका होमोजीनियस सॉल्यूशन और एक होता है आपका हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन। क्या होता है डियर? हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं होमोजीनियस सॉल्यूशन। तो डियर, ये होमो मतलब क्या होता है? आपका सेम होता है। इसका मतलब क्या होता है? इसका एक वर्ड याद रखिएगा, यूनिफॉर्म। कौन सा वर्ड याद रखिएगा? यूनिफॉर्म। ये पूरे मिक्सचर में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। होमोजीनियस यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, यानी एक जैसा ये डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल में हम बात करते हैं, अगर हम लोग पानी लिए हैं, ठीक है, अगर हम लोग इसमें चीनी घोलते हैं, शुगर घोल रहे हैं, तो देखिए ये जो शरबत बनता है, जब आप इसको पियोगे तो आपको पूरा पानी ही मीठा लगेगा। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? ये जो कंपोनेंट है, सॉलिड कंपोनेंट, वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, पूरी तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड है आपका सॉल्वेंट में। ठीक है, तो इस तरह का जब मिक्सचर मिलता है तो ऐसे सॉल्यूशन को हम लोग क्या कहते हैं? होमोजीनियस सॉल्यूशन कहते हैं। क्या कहते हैं डियर? होमोजीनियस सॉल्यूशन कहते हैं। तो आपको क्या याद रखना है कि होमोजीनियस सॉल्यूशन मतलब यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द मिक्सचर। थ्रू आउट द मिक्सचर। मिक्सचर क्यों डियर? क्योंकि पानी में हम लोग चीनी डाल रहे हैं तो वो एक तरह का मिक्सचर हो गया, इसलिए ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है थ्रू आउट द मिक्सचर। ठीक है, अगर बात करते हैं हम लोग हेट्रोजीनियस की, तो हेट्रो मतलब होता है डिफरेंट। क्या होता है डियर? डिफरेंट। इसका मतलब क्या होता है? डिफरेंट मतलब कि नॉन यूनिफॉर्म
यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, यानी नॉन यूनिफॉर्मली, यहाँ पे यूनिफॉर्म पर है, यहाँ पे आपको क्या याद रखना होगा, नॉन यूनिफॉर्मली, यानी जो पूरी तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं रहता है, तो नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द सब्सटेंस। इसका मतलब क्या हुआ कि मान लीजिए क्या है, अगर आप पानी में अगर कुछ ऑयल डाल देते हो, ठीक है, तेल डाल देते हो, तो क्या वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है? बिल्कुल नहीं। क्या होता है, वो पानी, ऑयल जो रहता है वो आपको ऊपर सरफेस में फ्लोट करता है और पानी जो रहता है वो नीचे रहता है। तो इस तरीके से वो क्या हुआ, थ्रू आउट द मिक्सचर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं रहता है। अगर इस पानी में अगर आप मिट्टी डाल देते हो तो वो क्या रहता है, नीचे जाके बैठ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, ठीक है। तो याद रखिएगा, इन विच द which are not uniformly distributed throughout the mixture is called heterogeneous mixture। ऐसे मिक्सचर को हम लोग क्या कहते हैं, heterogeneous mixture कहते हैं, ठीक है। अब आपको सॉल्यूट समझ में आ गया, सॉल्वेंट समझ में आ गया और सॉल्यूशन समझ में आ गया। देखिए, अगर एक ही आपका वन और मोर कंपोनेंट प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन अदर देन द सॉल्वेंट, उसको हम लोग क्या कहते हैं, सॉल्यूट कहते हैं, ठीक है। और बाइनरी सॉल्यूशन मतलब क्या हुआ डियर, तो बाइनरी सॉल्यूशंस मतलब होता है दो तरह का जो कंपोनेंट प्रेजेंट है आपका सॉल्यूशन में, उसको हम लोग बाइनरी सॉल्यूशंस कहते हैं, ठीक है। अब ये देखिए, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन ये आपका कंपटीशन के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आप किसी भी, और यहाँ पे वन लाइन बेस्ड क्वेश्चन भी आता है आपके एग्जाम में, तो उसके लिए भी ये हेल्पफुल है। जैसे कि गैसेस सॉल्यूशन, अगर हम बात करते हैं गैसेस सॉल्यूशन, तो याद रखिएगा गैसेस सॉल्यूशन बोल रहा है, इसका मतलब जो सॉल्वेंट रहेगा ना वो आपका गैस रहेगा, यानी सॉल्वेंट जो रहेगा गैस रहेगा। अब सॉल्यूट उसमें कुछ भी पड़े, या तो सॉलिड रहे, या तो लिक्विड रहे, या तो आपका गैस रहे, लेकिन उसका सॉल्वेंट जो रहेगा वो आपका गैस ही रहेगा गैसेस सॉल्यूशन में। तो डियर देख लीजिए, गैसेस सॉल्यूशन में आपका सॉल्वेंट जो रहेगा ना वो गैस रहेगा, ठीक है, और सॉल्यूट कुछ भी हो सकता है, या तो गैस, या तो लिक्विड, या तो सॉलिड। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जैसे कि मिक्सचर ऑफ ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन गैस जो है ये एक तरह का गैसेस सॉल्यूशन है, ठीक है। इसी तरह आप क्लोरोफॉर्म मिक्सड विथ नाइट्रोजन गैस, क्लोरोफॉर्म में ये जो क्लोरोफॉर्म है ये आपका लिक्विड स्टेट में है, और गैस जो है आपका नाइट्रोजन गैस जो है वो गैस के स्टेट में, और कैम्फोर जो है ये सॉलिड स्टेट में है, और नाइट्रोजन गैस जो है ये आपका गैसेस स्टेट में है, ठीक है। इसी तरह अगर लिक्विड सॉल्यूशन होगा तो उसमें ये जो लिक्विड जो रहेगा डियर वो आपका सॉल्वेंट रहेगा, और जो सॉल्यूट रहेगा वो गैस हो सकता है, लिक्विड हो सकता है, सॉल्यूट हो जा सकता है, ठीक है। आप एक एक एग्जांपल देख लीजिए, ताकि एग्जांपल में अगर एग्जाम में पूछा जाए तो देख लीजिएगा कि अगर ऑक्सीजन डिजोल्व करता है वाटर के साथ तो ये एक तरह का लिक्विड सॉल्यूशन है। नेक्स्ट है आपका सॉलिड सॉल्यूशन। सॉलिड सॉल्यूशन मतलब क्या हुआ डियर, कि इसमें सॉल्वेंट जो रहेगा वो आपका सॉलिड रहेगा, ठीक है, और सॉल्यूशन जो रहेगा वो आपका गैसेस रहेगा, जैसे कि और सॉलिड जो रहेगा वो या तो गैस रहेगा, या तो लिक्विड रहेगा, या तो सॉलिड रहेगा। जैसे कि अगर आपका सॉलिड सॉल्यूशन है, ठीक है, उसमें अगर हाइड्रोजन जो है पैलेडियम में है, ये कैसा है, तो ये गैस जो है हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन क्या है, गैस है, और ये प्लेडियम क्या है, सॉलिड है, ठीक है। तो ऐसे ही आप देख लीजिए, एमाल्गम ऑफ मर्करी विथ सोडियम, ये किसका एग्जाम्पल है, तो ये लिक्विड सॉलिड का एग्जाम्पल है, ठीक है। कॉपर डिजोल्व इन गोल्ड, इसमें कॉपर जो है ये सॉलिड है, और गोल्ड जो है ये आपका सॉलिड है, तो ये आपका सॉलिड सॉल्यूशन हो गया। तो एक बार बस इसको आप देख लीजिए नॉलेज के लिए। नेक्स्ट है डियर हम लोग का मास परसेंटेज कैसे निकालते हैं। देखिए, मास परसेंटेज किसी भी कंपोनेंट का कैसे निकाला जाता है, तो देखिए सॉल्यूशन में डियर ये सॉल्यूशन बोल रहा है, ठीक है, तो उसमें कंपोनेंट का जो मास रहेगा उसको अगर हम लोग डिवाइड, कंपोनेंट मतलब क्या, जो सॉल्यूट इसमें प्रेजेंट है, ठीक है ना, अगर उसको हम लोग डिवाइड करते हैं टोटल मास ऑफ द सॉल्यूशन, टोटल मास ऑफ द सॉल्यूशन मतलब क्या हुआ डियर, सॉल्यूट और प्लस सॉल्वेंट मिलके जो सॉल्यूशन दिया, ठीक है, तो इसका टोटल मास को जब हम लोग डिवाइड करते हैं तब हम लोग को क्या मिलता है, मास परसेंटेज मिलता है आपका कंपोनेंट का। मान लीजिए सॉलिड कंपोनेंट निकालना है, तो मास ऑफ द कंपोनेंट को जब हम लोग डिवाइड करते हैं मास ऑफ द सॉल्यूशन से, मास ऑफ द सॉल्यूशन से, सपोज कि आपका 2 ग्राम सॉल्यूट है, 3 ग्राम सॉल्वेंट है, तो आपका सॉल्यूशन का कितना ग्राम हो जाएगा, 5 ग्राम हो जाएगा, ठीक है। तो ये टोटल मास ऑफ द सॉल्यूशन से डिवाइड करेंगे, इनटू करेंगे 100, तो ये मास परसेंटेज निकल जाएगा, ठीक है। तो मास परसेंटेज कैसे निकाला जाता है देख लीजिए। अच्छा,
ये थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा कि मान लीजिए कोई सॉल्यूशन है वो 10% ग्लूकोज कंटेन कर रहा, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि 10 ग्राम ग्लूकोज जो है ये आपका डिज़ोल्व है कितना में, तो 90 ग्राम वाटर में, जो कि कितना दिया, 100 ग्राम सॉल्यूशन दिया। क्योंकि हम लोग को पता है कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट ये दोनों मिला के सॉल्यूशन देता है। इसका मतलब ये 10 ग्राम है तो ये 90 ग्राम हो जाएगा, तब ये 100 ग्राम सॉल्यूशन देगा, है ना? कितना ग्राम देगा? 100 ग्राम सॉल्यूशन देगा। ठीक है ना डियर? तो यहाँ पे 10% ग्लूकोज यानी 10% ग्लूकोज, मान लीजिए आपका न्यूमेरिकल में ऐसा क्वेश्चन आता है कि मास परसेंटेज 10% ग्लूकोज का निकालिए, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये जो सॉल्यूट है ना वो आपका 10 ग्राम है और ये सॉल्वेंट जो है ना ये 90 ग्राम का है। ये जब दोनों आपस में मिलता है तब ये जो सॉल्यूशन दे रहा वो आपका 100 ग्राम का है। ठीक है, तो अब इसकी बेसिस पे हम लोग आपका न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकते हैं। समझ में आ गया मास परसेंटेज? ऐसे ही अगर हम लोग को वॉल्यूम परसेंटेज निकालना पड़ेगा किसी भी यानी कंपोनेंट सॉल्यूट का, तो कैसे करेंगे हम लोग? जितना भी कंपोनेंट रहेगा वॉल्यूम का उसको जब हम लोग डिवाइड करेंगे टोटल वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन, फिर से बात यही आ गया कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट का जितना वॉल्यूम रहेगा यानी दोनों को मिला देंगे तो वो किसका वॉल्यूम हो जाएगा? सॉल्यूशन का वॉल्यूम हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग उसको निकाल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका मास बाय वॉल्यूम। देखिए अनदर यूनिट विच इज़ यूज्ड इन मेडिसिन, ये अगर आप कंपटीशन के लिए तैयारी कर रहे हैं तो देखिए एनसीईआरटी की जो बुक होती है ना वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है, इसकी एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट होती है। जैसे कि मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज ये कहाँ यूज़ होता है, तो डियर ये ना मेडिसिन और फार्मेसी में यूज़ होता है। ठीक है, इज मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। ठीक है, कहाँ यूज़ होता है, तो डियर मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज कहाँ यूज़ होता है, तो याद रखिएगा मेडिसिन और फार्मेसी में यूज़ होता है। इसका मतलब क्या हुआ, इट इज़ द मास ऑफ द सॉल्यूट डिजॉल्व इन 100 ml ऑफ द सॉल्यूशन, यानी 100 ml में जो आपका सॉल्यूट डिजॉल्व्ड है। ठीक है, कितना में? 100 ml में। समझ में आ गया? नेक्स्ट टॉपिक है आपका पार्ट्स पर मिलियन। डियर पार्ट्स पर मिलियन कैसे निकाला जाता है? ठीक है, देखिए जब कोई सॉल्यूट जो है बहुत ही कम क्वांटिटी में प्रेजेंट रहता है, ट्रेस मेथड वो बहुत ही कम क्वांटिटी में, ठीक है, तो इट इज़ कन्वीनियंट तब उसको हम लोग पार्ट्स पर मिलियन में हम लोग उसको एक्सप्रेस करते हैं। ठीक है, कैसे एक्सप्रेस करेंगे? पार्ट्स पर मिलियन में। तो पार्ट्स पर मिलियन कैसे होता है? नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ द कंपोनेंट, यानी जितना आपका सॉल्यूट का पार्ट्स है उसको जब हम लोग यहाँ डिवाइड करते हैं टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ द कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन। देख लीजिए टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ द कंपोनेंट, यहाँ पे छूट गया है, टोटल वॉल्यूम ऑफ द पार्ट्स ऑफ द कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन से जब हम लोग डिवाइड करेंगे और इंटू करेंगे 10⁶ से, तब हम लोग का क्या निकलता है? पार्ट्स पर मिलियन निकलता है। समझ में आ गया? यानी जितना आपका सॉल्यूट का पार्ट रहेगा, ठीक है, उसको जब हम लोग डिवाइड करते हैं जितना पार्ट रहता है टोटल पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन से डिवाइड करेंगे और जब उसको 10⁶ से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पार्ट पर मिलियन निकलता है। और ये जब हम लोग कहाँ निकालते हैं? तब जब कोई सॉल्यूट जो रहता है बहुत ही कम क्वांटिटी में वो प्रेजेंट रहता है, तब वो क्या रहता है, ईजिली हम लोग उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं पार्ट्स पर मिलियन में। किस में एक्सप्रेस करते हैं? तो पार्ट्स पर मिलियन में, याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हम लोग का मोल फ्रैक्शन। देखिए अब मोल फ्रैक्शन कैसे निकाला जाता है, तो डियर मोल फ्रैक्शन सेम वैसे ही रहेगा जो कि जितना रहेगा, देख लीजिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द कंपोनेंट डिवाइड जब हम लोग करेंगे टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल द कंपोनेंट, मतलब ऑल द कंपोनेंट मतलब यहाँ हो गया सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, यानी सॉल्यूशन का जितना कंपोनेंट रहेगा। ठीक है, जैसे कि अगर हम लोग हाइड्रोजन को ऑक्सीजन से मिलाते हैं, ये H2O गैस देता है, तो यहाँ H2O का जितना टोटल नंबर ऑफ मोल्स, हम लोग क्लास 11 में तो पढ़ चुके हैं नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो जितना नंबर ऑफ मोल्स रहेगा आपको वाटर का जितना नंबर ऑफ मोल्स रहेगा, ठीक है, और इसको जब हम लोग किसे डिवाइड कर लेंगे, तो मोल्स ऑफ द कंपोनेंट, यानी मान लीजिए हाइड्रोजन का नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द कंपोनेंट को डिवाइड करेंगे वाटर के साथ। एक मिनट यहाँ से क्लियर कर देते हैं। जैसे डियर यहाँ पे हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन H2O दे दिया, ठीक है, तो ये H2O जो है ये टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल द कंपोनेंट हो गया। ठीक है, और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द कंपोनेंट यहाँ पे जो सॉल्यूट का कंपोनेंट रहेगा वो हो जाएगा आपका
आपका नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द कंपोनेंट। जैसे कि यहाँ पे डियर मान लीजिए दो कंपोनेंट है, आपका कंपोनेंट ए है, कंपोनेंट बी है। तो हम लोग कंपोनेंट ए का मोल फ्रैक्शन कैसे निकालेंगे? तो देखिए मान लीजिए हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन का नंबर ऑफ मोल्स जितना रहेगा, ठीक है, उसको हम लोग डिवाइड करेंगे किससे? तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन। तो ये मिला के क्या दे रहा है आपको? वाटर दे रहा है ना। ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिला के क्या दे रहा है? आपका वाटर दे रहा है। तो यहाँ पे क्या होता है डियर, ये जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को हम लोग आपका टोटल नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे, यानी वाटर का और हाइड्रोजन से हम लोग क्या करेंगे, इसको डिवाइड करते हैं, ठीक है। यानी तब इसका हम लोग को किसका नंबर ऑफ मोल्स निकला? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट हाइड्रोजन। तो यहाँ पे क्या हुआ कि दो कंपोनेंट लिए हम लोग, कंपोनेंट ए, कंपोनेंट बी। तो कंपोनेंट ए का हम लोग इस तरीके से नंबर ऑफ मोल फ्रैक्शन निकालते हैं। क्लियर है ना? यहाँ पे मोल फ्रैक्शन कंपोनेंट ए का कैसे निकाल रहे हैं? जितना नंबर ऑफ मोल्स रहेगा कंपोनेंट ए का, उसको हम लोग डिवाइड करेंगे मोल फ्रैक्शन ए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट ए का और बी का, तब हम लोग का क्या निकलेगा? मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट ए निकलेगा। सेम उसी तरह हम लोग मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट बी का भी निकाल सकते हैं, कंपोनेंट बी का भी निकाल सकते हैं। तो बी का कैसे निकालेंगे? तो एन बी बाई एन ए प्लस एन बी, ठीक है। इस तरीके से हम लोग कंपोनेंट बी का भी मोल फ्रैक्शन निकाल सकते हैं। मान लीजिए कोई सॉल्यूशन है, वो आई नंबर ऑफ कंपोनेंट कंटेन कर रहा, तो उसका मोल फ्रैक्शन कितना निकालेंगे? तो देख लीजिए जितना कंपोनेंट वो कंटेन किया और उसमें जितना टोटल नंबर ऑफ मोल्स है, इस तरीके से हम लोग उसको निकाल सकते हैं, ठीक है। ये आप जब न्यूमेरिकल्स जो है हम लोग इसी के थ्रू जो है इसी फॉर्मूला से हम लोग यहाँ पे सॉल्व करते हैं। जैसे कि यहाँ पे जो है एनसीईआरटी का जो है एक हम न्यूमेरिकल्स लेके आए हैं। यहाँ पे देखिए मोल फ्रैक्शन एथिलीन ग्लाइकोल का हम लोग को निकालना है, ठीक है। C2H6। तो डियर देखिए जैसे कि यहाँ पे हम एग्जांपल दिया हुआ है, कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ एथिलीन ग्लाइकोल, ठीक है। एथिलीन ग्लाइकोल देख लीजिए, इन ए सॉल्यूशन कंटेनिंग 20% ऑफ ग्लाइकोल बाय मास। कितना परसेंट कंटेन कर रहा है? ये 20% ग्लाइकोल कंटेन कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? 20 ग्राम आपका क्या हो गया? आपका एथिलीन ग्लाइकोल हो गया। और ये जो सॉल्यूशन बोले डिजोल्व इन ए सॉल्यूशन, यानी जो सॉल्वेंट रहेगा वो कितना रहेगा? 80 ग्राम का रहेगा। यानी मान लीजिए किसमें वो डिजोल्व है, वाटर में डिजोल्व है, तो वाटर का कितना हो जाएगा आपका डियर? तो वाटर आपका 80 ग्राम का हो जाएगा, क्योंकि 20% तो ये हो गया, 80% ये, तब 100 ग्राम हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे देख लिए कि 20% जो है ये एथिलीन ग्लाइकोल कंटेन कर रहा। सबसे पहले हम लोग मोलर मास निकालते हैं आपका एथिलीन ग्लाइकोल का। तो देख लीजिए हाइड्रोजन का कितना होता है? 12 होता है। यहाँ पे Ac2 है तो इसको 2 से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस हाइड्रोजन का 1 होता है, यहाँ 6 है तो 1 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। और डियर यहाँ पे ऑक्सीजन का 16 होता है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे 62 निकल गया। तो ये ग्राम पर मोल, क्योंकि मोलर मास तो ग्राम पर मोल, ठीक है, हो गया। अब मोल्स ऑफ हम लोग एथिलीन ग्लाइकोल का कैसे निकालेंगे? तो डियर यहाँ पे 20% बोला है, इसका मतलब 20 ग्राम हो गया। 20 ग्राम को जब हम लोग 62 ग्राम पर मोल से अगर हम लोग डिवाइड करते हैं, ठीक है, तो देख लीजिए ये ग्राम कट जाएगा और ये मोल ऊपर चला जाएगा, और जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आपका आंसर आएगा, ठीक है। तो ये आपका एथिलीन ग्लाइकोल का निकल गया। अब ये डिजोल्व है वाटर में, 80 ग्राम वाटर में। कितना ग्राम वाटर में? 80 ग्राम वाटर में, ठीक है। तो देख लीजिए 80 ग्राम वाटर। अब H2O, वाटर का H2O होता है, इसका मोलर मास कैसे निकालेंगे? तो हाइड्रोजन का 1 होता है, 6 ऑक्सीजन का 16 होता है, तो 16 टू 18 ग्राम हो गया, 18 ग्राम पर मोल हो गया। तो डियर यहाँ पे जब 18 ग्राम पर मोल से जब हम लोग डिवाइड करेंगे तो ये ग्राम डिवाइड हो जाएगा, और जब कैलकुलेट और ये मोल ऊपर चला जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पे मोल हो जाएगा और इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आपका आंसर निकलेगा। देख लीजिए 4.44। अब यहाँ पे मोल फ्रैक्शन कैसे निकालना है? देख लीजिए मोल फ्रैक्शन कैसे निकालना है। यहाँ हम लोग को ग्लाइकोल का मोल फ्रैक्शन निकालना है। तो इससे पहले हम लोग पढ़ चुके हैं कि तब हम लोग क्या करेंगे, आपका मोल निकालेंगे, किसका मोल किसका निकालेंगे? तो ग्लाइकोल का। तो यहाँ पे हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं, ग्लाइकोल का मोल 0.32
2 मोल, ठीक है, ये निकल गया, यहाँ पे लिख दिया। अब यहाँ मोल्स ऑफ ग्लाइकोल और मोल्स ऑफ हाइड्रोजन, तो देख लीजिए ये दोनों निकला, मोल्स ऑफ आपको ग्लाइकोल, मोल्स ऑफ हाइड्रोजन। इसको सॉल्व कीजिएगा तो 0.068 निकलेगा, ठीक है, 0.068। अब इसी तरह अगर मोल फ्रैक्शन वाटर का निकालना होगा तो सिंपल हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग क्या करते हैं, इससे माइनस कर देंगे, यानी सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो आपका वाटर का निकल जाएगा। और अगर वाटर का आप निकालना चाहे तो क्या कीजिएगा, देख लीजिए वाटर का इतना है, इसको हम लोग किससे डिवाइड करेंगे, तो आपका जो मोल्स निकला है ग्लाइकोल का, एथिलीन ग्लाइकोल का, ठीक है, 0.322 प्लस 4.44 जो वाटर का है, इससे अगर हम लोग मल्टीप्लाई कर देते, डिवाइड कर देते हैं, तो ये किसका निकल जाएगा, वाटर का मोल फ्रैक्शन निकल जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करते हैं। तो डियर, इस वीडियो में हम लोग इतना ही देखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में इसे आगे का पोर्शन देखेंगे, क्योंकि ये चैप्टर बहुत बड़ा है, लेकिन भी हम लोग सिस्टमेटिकली सारा चीज़ को यहाँ पे कवर करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले तो आपसे हम रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि अगर आप चैनल में नए हैं तो सबसे पहले डियर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल होगा तो प्लीज़ लाइक शेयर करना मत भूलिएगा, और किसी भी तरह का कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और आपको किसी टॉपिक को स्टार्ट करना है तो वो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। हम विद इन 1 वीक जो है उस टॉपिक को स्टार्ट जरूर करेंगे।